हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्तियां हैं उसके लिए एडिटेरिया पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसमें टोटल एडिटेरिया का न्यू बुक जो आया है, इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। हमने 1 to 6 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कवर करा दिया है। अगर अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 6 तक देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं, जो कि एडिटेरिया पब्लिकेशन का है। और इसमें सारे प्रश्न को जो है डिटेल के साथ कवर कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं करते हैं। कपड़े धोने में फिलर के रूप में करने वाले साबुन की बात करें तो इसमें जो है सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट, ये सभी जो है कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में कार्य करते हैं। परंतु ग्लिसरॉल जो है ये कार्य नहीं करते हैं। ग्लिसरॉल की बात करें तो इसे जो है ग्लिसरीन भी कहा जाता है, और यह जो है एक कार्बन यौगिक है जो कि तेल और वसा में पाया जाता है। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सारे प्रश्न को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप जो है उसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण के प्रक्रिया के रूप में भाग लेते हैं। विनाइट्रीकरण के प्रक्रिया के रूप में जो भाग लेते हैं इसका नाम है अस्यूडोमोनास। अस्यूडोमोनास जो जीवाणु है ये विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन को थायमीन कहा जाता है। थायमीन की बात करें तो थायमीन जो है ये विटामिन B1 को कहा जाता है। विटामिन B1 यानी ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सभी को हम डिटेल से कवर करा रहे हैं। B1 जो कि थायमीन कहा जाता है, B2 जो कि राइबोफ्लोविन कहा जाता है, B3 जो कि निकोटिमाइनाइड कहा जाता है, निकोटिमाइनाइड या नियासिन जो है ये B3 को कहा जाता है, पेंटोथेनिक अम्ल जो कि B5 को कहा जाता है, B6 को जो है पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और B7 को वायोटिन कहा जाता है। फॉलिक अम्ल जो कि B9 को फॉलिक अम्ल कहा जाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है B12, इसे जो है साइनोकोबाल्मिन भी कहा जाता है। तो आप लोग सारे को है जो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। जब दाब बढ़ता है तो बर्फ़ का गलनांक जो है ये घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। गर्म करने पर जिन वस्तु यानी जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक जो है भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर जिस पदार्थ का आयतन गर्म करने पर घटता है तो दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी जो है घट जाता है। जैसे हम लोग बात करें बर्फ़ की तो बर्फ़ का गलनांक जो है ये दाब बढ़ने पर घट जाता है। लेकिन वहीं घी, मोम इस सब की बात करें तो इसका जो है गलनांक वो दाब बढ़ने पर भी बढ़ता है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग डिटेल के साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एफला विष का उत्पादन होता है। एफला विष के उत्पादन की बात करें तो कवक द्वारा जो है एफला विष का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। रासायनिक समीकरण जो है रासायनिक समीकरण ये द्रव्यमान संरक्षण नियम पर जो है संतुलित होती है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। परमाणु में धनावेशित कणों को उपस्थिति को जो है सर्वप्रथम गोल्डस्टीन के द्वारा दर्शाया गया था। गोल्डस्टीन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है वर्ष 1886 ईस्वी में सर्वप्रथम दर्शाया गया था। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को और 1927 में विल्सन ने न्यूट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन की बात करें तो 1932 ईस्वी में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और यहाँ पे
प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और प्रोटॉन हो गया। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज करें, न्यूट्रॉन का खोज जो है ये चैडविक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, ये जो दोनों जो है विल्सन के द्वारा खोज किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है। हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक विकार है और इसमें जो है एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है कि एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो कि रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और फ्रेंड मैं बता दूं कि अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे पर डे जो है एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि रोग और औषधि दी गई है, इसमें सुमेलित नहीं है, इसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है ये नियासिन इसकी औषधि है। कैंसर की औषधि जो कि नेक्सवार है। पोलियो जो कि ओपीडी पोलियो, ओपीवी पोलियो और कुष्ठ रोग जो है डीओटीएस। लेकिन पोलियो जो है ये ओपीडी ये जो है इसकी औषधि नहीं है। पोलियो की औषधि ओपीडी जो है ये नहीं है, क्योंकि ओपीवी की बात करें तो ओपीवी जो है ओरल पोलियो वैक्सीन है। पोलियो की वैक्सीन है, न कि ये दवा है। और ये सारे जो है औषधि है। मलेरिया के सिनरियम और कैंसर का नेक्सवार, कुष्ठ रोग का डीओटीएस, ये सारे जो है औषधि हैं यानी दवा है। लेकिन पोलियो के लिए ओपीवी जो दिया हुआ है ये एक वैक्सीन है, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है। जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है, यह जो है अस्पायरोगायरा है। अस्पायरोगायरा ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा। फर्न, मर्सिलिया और मोरपंख, ये सभी को जो है जड़, तना और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। दुग्ध प्रोटीन की बात करें तो दुग्ध प्रोटीन जो है ये कैसिन है। कैसिन ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा। दूध का रंग उजला जो है कैसिन प्रोटीन तथा पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, अतः कैसिन को जो है कैसिन को मिल्क प्रोटीन कहा जाता है, यानी दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन को चूज करने के लिए कर रहा है। एंटीबायोटिक्स की बात करें इसमें जो है एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये जो बात है ये सही है। एंटीबायोटिक्स जो कि विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी कथन जो है ये सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम और फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी बात जो है सही है। अगला ऑप्शन है कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव से डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण जो है ये ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। ऑर्निथिन चक्र ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड जो है ये ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसैकेराइड जो कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। डाइसैकेराइड जो कि मल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। और पॉलीसैकेराइड जो कि स्टार्च, ग्लाइकोजेन एवं सुक्रोज, सेलुलोज होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है। यदि किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो इसका गुरुत्वीय त्वरण जो है गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है, अतः किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में लगेगी। इसका परिणाम यह है कि महत्तम ऊंचाई पर वेग मान जो है 0 हो जाता है। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से
जल है। रासायनिक रूप से जल की बात करें, एक ऑक्साइड जो है रासायनिक रूप से जल है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा एक ऑक्साइड। रासायनिक रूप से एक जल जो है एक ऑक्साइड है जो रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। जल, ठोस, द्रव, गैस, ये जो है तीनों अवस्था में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि दिए हुए बल उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल की बात करें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है और त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान हो जाएगा। इसी कारण है कि त्वरण का व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है इन तरंगों के माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ये जो है अनुप्रस्थ तरंगे का कार्य है। अगला प्रश्न है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक जो है ये है लाइकेन। लाइकेन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कटहल में खाने योग्य भाग हैं। कटहल में खाने योग्य भाग जो है ये सहपत्र एवं परिदल पुंज है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सहपत्र एवं परिदल पुंज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण एवं विवर्तन नहीं दिखाती है। ये बात जो है बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है। रसायन प्रयोगशाला में लाए जाने वाले उपयोग में लिटमस को जो है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है। बाह्य कण का कठोर लचीला भाग जो बना होता है ये उपास्थि का होता है। उपास्थि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्वारियम में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित होते हैं। ये जो अनुपात है ये 1:3 में उपस्थित होते हैं। एक्वारियम में नाइट्रिक एसिड जो कि 1 अनुपात में रहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि 3 के अनुपात में रहते हैं, यानी 1:3 में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा का उपयोग कितना होगा। विद्युत ऊर्जा की बात करें तो इसमें जो है टोटल विद्युत ऊर्जा हो जाएगी ये 3 किलोवाट हो जाएगी। 3 किलोवाट घंटा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 वाट और गुने हम लोग 5 घंटा की बात करें तो यह जो है 6 × 30 यानी 3 पर 3 शून्य यानी 3 किलो वाट घंटा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घंटा में इसको बदलेंगे, वाट घंटा बदलेंगे तो ये जो है 1000 से भाग किया जाएगा, ये 3 किलोवाट घंटा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा में जो है 1000 वाट होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्य हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। ग्राम सभा के लिए जो है प्रत्येक ग्रामीण की आयु की बात करें इसमें प्रत्येक ग्रामीण की आयु जो है ये 18 वर्ष की होनी चाहिए। 18 वर्ष ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है 1968 में लगाया गया था। 1968 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। इस समय बिहार के राज्यपाल जो कि नित्यानंद कानूनगो थे और बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है ये 2005 में लगाया गया था। अंतिम बार 2005 में और पहली बार 1968 में। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपात उपबंध का संबंध संविधान के भाग कौन से हैं। आपात उपबंध की बात करें तो आपात उपबंध जो है ये संविधान के भाग 18 से संबंधित है। भाग 18 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। पहला है अनुच्छेद 39 के ए, इसमें जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात जो है बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। अगला है अनुच्छेद 29, इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया जाता है, जो कि बिल्कुल बात सही है। अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू, ये जो है अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 50 में करा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये जो बात है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि का वर्णन मिलता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को जो प्रस्तुत किया जाता है ये लोकसभा में किया जाता है, तो लोकसभा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो अनुच्छेद 109 के एक के तहत जो है इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। लोक लेखा समिति के द्वारा जो है अपनी ये रिपोर्ट ये लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपी जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व ही उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं लिया था, यानी कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इस राष्ट्रपति नियुक्त होने से पहले पूर्व राष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया था। ये जो है इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है प्रणब मुखर्जी, भैरव सिंह शेखावत और आर वेंकटरमन, ये जो है सभी हैं वो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर भी थे। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा का गठित समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ जो है ये 1756 ईस्वी में यूरोप में हुआ था, तो 1756 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें तो यह जो है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और यह जो है प्रारंभ 1756 ईस्वी में हुआ था। यूरोप के युद्ध प्रारंभ होने से भारत में भी जो है अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य तृतीय कर्नाट युद्ध जो कि 1756 ईस्वी से 63 तक चला था ये भी स्टार्ट हो गया था। इसी युद्ध में पराजित होकर फ्रांसीसी भारत में प्रभावहीन हो गए थे, यानी भारत में उनका कोई भी प्रभाव नहीं रहा था। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान पर हुआ था। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ये कोलकाता में हुआ था। कोलकाता ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है 30 मई 1926 को जुगल किशोर ने कोलुटोला मोहल्ला कोलकाता से किया था। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन जो है दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है संगठन का जिसका गठन किया गया था ये जो है लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ये सभी को जो है गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था। ये जो है बहादुर तैयब जी के द्वारा किया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की गठन किया गया था। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे लंदन इंडिया सोसाइटी की तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1865 में हुआ था, 1865 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1866 में किया गया था। और यहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है यह बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था और यह जो है 1885 में किया गया था। और लास्ट है बॉम्बे एसोसिएशन की, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में किया गया था। 1800 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। और इसमें जो है इसमें बात करें तो इसमें जो है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित ये भी हुआ था, और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कांग्रेस अधिवेशन जो कि कराची में हुआ था 1931 में, इसमें जो है ये कार्य किया गया था। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन जो है ये भी 1931 में किया गया था। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कांग्रेस के सूरत विभाजन जो कि 1907 में किया गया था। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इसमें जो है नरम दल एवं गरम दल ये दोनों जो है दो रूप में विभक्त हो गए थे। और इस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल जो था 1905 से 10 तक था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन संचालन किया गया था? छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा इसी के द्वारा जो है चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह जो है 1942 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सी अस्पा की नीति को लागू किया था? 2 अस्पा एवं सी अस्पा की नीति को लागू करने वाला मुगल शासक जो था ये जहांगीर था। जहांगीर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा जो है ये प्रथा चलाई गई थी जो कि 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा थी, नीति थी। अगला प्रश्न है कि सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह की बात करें तो यह जो है औरंगजेब के समय हुआ था। औरंगजेब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1672 ईस्वी में किसानों व मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर यह जो है विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो कि सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। इसी के कारण जो है सतनामी विद्रोह इस विद्रोह का नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी जो है ये सरस्वती नदी को माना गया है। तो सरस्वती ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, और ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो कि सिंधु को माना गया है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? बिहार की बात करें तो बिहार से जो है अंग, मगध, वज्जी ये सभी का जो है संबंध ये बिहार से है, परंतु वत्स जो है ये बिहार से संबंधित नहीं है। टोटल जो है 16 महाजनपदों की संख्या है। वत्स महाजनपद की बात करें तो यह जो है कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अंग की बात करें तो अंग जो है ये बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में पड़ता है। मगध जो कि दक्षिणी बिहार में, और वज्जी जिसे वैशाली हम लोग कहते हैं, वैशाली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का बिछापात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? ये जो शासक था ये कनिष्क था। इनके द्वारा जो है पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षापात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ जो है लेकर चला गया था। अगला प्रश्न है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली ने निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? रोजगार कार्यालय की स्थापना जो है ये FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर क्रमित पहाड़ी की बात करें तो ये जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये सभी जो है उत्तर दिशा की ओर क्रमित पर्वत श्रेणियां हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नदी और उसकी सहायक नदियां। यहाँ पे एक साइड नदी है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की सहायक नदियां जो है ये भीमा है, यानी ए का ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो कि तीस्ता है।
गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी जो कि इसकी सहायक नदी इंद्रावती है। यमुना की सहायक नदी जो कि चंबल है। यानी ए का ऑप्शन 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का ए, यानी ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी जो कि भीमा है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो कि तीस्ता है, गोदावरी की सहायक नदी जो कि इंद्रावती है और यमुना की सहायक नदी जो कि चंबल है। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है, कोरोमंडल तट का विस्तार जो है ये कुमारी अंतरीप से कृष्ण नदी डेल्टा तक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। अब अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति किस फसल से उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति का संबंध जो है ये तिलहन उत्पादन से है। तिलहन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध जो कि मछली उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति जो कि फल, शहद और बागवानी से संबंधित है। मत्स्य से जो है ये मछली उत्पादन संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सुमेलित सही की बात कर रहा है। यहाँ पे मसाई पूर्वी जो है अफ्रीका की से संबंधित है। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है। मसाई जो कि पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है। मैं कुछ जनजातियों का नाम ले रहा हूँ जो कि प्रमुख क्षेत्र से संबंधित है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पिग्मी जनजाति जो कि कांगो बेसिन से संबंधित है। जुलू जनजाति जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। वद्दू जनजाति जो कि अरब मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। सेमांग जनजाति जो कि मलेशिया से संबंधित है। बर्बर जनजाति जो कि मोरक्को से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर मसाई जो कि पूर्वी अफ्रीका की जनजाति है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित मूल से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। मूल से जो है नवीनतम श्रेणी ये जो है हिमालय श्रेणी है। हिमालय श्रेणी जो कि नवीनतम श्रेणी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है कि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। एक चंद्र दिवस की अवधि की बात करें, एक चंद्र दिवस की अवधि जो होती है 24 घंटे 52 मिनट, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा 52 मिनट। सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना की बात करें तो इसका संबंध जो है, सौभाग्य योजना का संबंध जो है, इसका संबंध गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान, इससे जो है सौभाग्य योजना का संबंध है। और सौभाग्य योजना की बात करें तो 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका संबंध जो है सौभाग्य योजना का गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली का प्रावधान से है। अगला प्रश्न है, अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। अटल नव प्रवर्तन की बात करें तो यह जो है नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। नीति आयोग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। मानव विकास के सूचकांक यानी HDI से जो है इसकी गणना से सम्मिलित नहीं की बात कर रहा है। इसकी गणना से सम्मिलित जो है ये जीवन प्रत्यास्था, शिक्षा, प्रति व्यक्तियाँ, ये सभी जो है मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। परंतु सामाजिक असमानता जो है ये मानव विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ। भारत में सेवा कर जो है, भारत में सेवा कर ये राजा जे चलैया समिति के द्वारा इनकी सिफारिशों पर जो है लागू किया गया था। अगला, और इसकी जो है ये 1994 से 95 में केंद्रीय बजट में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्प्रवर्तित उपलब्ध नहीं करता है। नाबार्ड बैंक जो है ये पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करता है। ये जो है निर्यात आयात बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड बैंक जो है ये निर्यात आयात बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। सबसे अधिक पारिस्थितिक तंत्र अस्थिर की बात करें तो यह जो है महासागर है, जो कि सबसे अस्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है।
खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो है घास बकरी आदमी करता है। घास बकरी आदमी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। घास बकरी आदमी जो है ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान दी हुई है। यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में जो है राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है। असम में मानस नेशनल पार्क यानी मानस जो है ये असम में है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है सिमलीपाल है। और कर्नाटक में जो है बांदीपुर है। बांदीपुर जो कि कर्नाटक में, राजाजी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है और मानस जो कि असम में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। तो ये सारे को जो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। 1964 ऑप्शन 1964 में की गई थी। और यह जो है बिहार राज्य उस समय था, अब ये झारखंड में चला गया है। और इसकी स्थापना जो है रूस के सहयोग से की गई थी, जो कि 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? फेडरल असेंबली की बात करें तो फेडरल असेंबली जो है ये तुर्की का संसद का नाम है। चलिए मैं कुछ देश का नाम ले रहा हूँ, उसके संसद का आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेशनल असेंबली जो कि फ्रांस के संसद का नाम है। पीपुल्स असेंबली जो कि मिस्र के संसद का नाम है। ग्रैंड नेशनल असेंबली जो कि तुर्की के संसद का नाम है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा, फेडरल असेंबली या फिर ग्रैंड असेंबली। सॉरी, इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। फेडरल असेंबली जो है ये स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। तुर्की के संसद का नाम जो है ग्रैंड नेशनल असेंबली है। और फ्रांस नेशनल असेंबली, मिस्र पीपुल्स असेंबली। तो सारे पॉइंट को जो आप लोग ध्यान से रखिएगा। फेडरल असेंबली जो कि स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। तो इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह जो है ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमार मान जो है योजना ये शुरू किया गया? हमर बेटी हमर मन योजना जो है, हमर बेटी हमर मान योजना जो है ये 36 राज्य के द्वारा चलाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो था, इसका मुख्य उद्देश्य कानूनी अधिकार, साइबर अपराध, यौन शोषण, इस सभी जो है विषयों में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस हमर बेटी हमर मान योजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक जो है ये अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो मैं अब कुछ पुस्तक के नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्रॉसकोट, इसके जो लेखक हैं जगदीप मुखर्जी हैं। क्रॉसकोट जगदीप मुखर्जी। एज गुड एज माई वर्ड, ये जो पुस्तक है के.एम. चंद्रशेखर जी का है। रिफॉर्मेशन जो पुस्तक है ये गौतम चिकरमानी की है। जदुनामा जो है ये अरविंद मंडोली की है। तो आप सभी जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कॉर्पोरेट धरते सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य हुआ? कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है ये जो है भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। भारत और थाईलैंड ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है मई 2023 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो है मध्य अंडमान सागर में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो है ये 135वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां था। 2021 में 138वां था। और पहले स्थान पर जो है आइसलैंड एवं अंतिम स्थान पर जो है ये अफगानिस्तान रहा था। अगला प्रश्न है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ये ऋतु राज अवस्थी को नियुक्त किया गया है।
ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 21वें आयोग के अध्यक्ष जो थे बलबीर सिंह चौहान थे। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। पहले विधि आयोग की स्थापना जो कि 1955 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? अनवर इब्राहिम की बात करें तो ये अनवर इब्राहिम जो है ये हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और मलेशिया की राजधानी जो कि कुआलालंपुर है तथा इसकी मुद्रा जो है रिंगित है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इसकी जो है विषय क्या थी यानी थीम क्या थी? और विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो 2023 में थीम थी हेल्थ फॉर ऑल था। हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? एशियन गेम्स 2022 का आयोजन जो है ये चीन में किया गया था। तो चीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन जो है ये चीन में किया गया था। 2023 का आयोजन जो है ये चीन में किया गया था। यह जो है इस बार इसका 19वां संस्करण था। इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हुआ था। और एशियन गेम्स 2022 में जो है भारत का प्रदर्शन टोटल 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक के साथ जो है टोटल 107 पदक जीते थे। और भारत का स्थान जो है एशिया में चौथे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर चीन का स्थान रहा था। चीन जो है ये 382 पदक के साथ टॉप स्थान पर रहे थे। भारत का जो टोटल मेडल था 107 था, जिसमें से 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 जो है कांस्य पदक जीते थे। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर जापान, तीसरे पर दक्षिण कोरिया और चौथे पर भारत रहा था। अगला प्रश्न है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है नोबेल पुरस्कार 2023 जो है ये पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंकिस क्रांस्य और एनिएल ह्यूलियर, ये सभी को जो है नोबेल पुरस्कार भौतिक में 2023 में दिया गया था। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रांस्य, एनिएल ह्यूलियर, ये सभी को भौतिक के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो कि केरल है। तो केरल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है जीके जीएस का कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम शुरू किया है? आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम शुरू जो है टोटल 500 ब्लॉकों में किया गया है। 500 ब्लॉक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर कर लिया है जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन का है। और इसमें सारे जीके जीएस के प्रश्न को हमने डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।